हेलो गाइस। देखो यार, आज हो सकता है आवाज़ का थोड़ा सा इशू रहे क्योंकि पास में ही कोई लोग अपने गायन का प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना अच्छा गा रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता तुम लोगों को। पहले तो मैंने सोचा था रहन देते हैं, कल बना देंगे, लेकिन यार मुझे पता है, मैं क्योंकि खुद टीचर हूँ तो मुझे अच्छे से पता है एक एक दिन का वैल्यू। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आवाज़ वाला। मेरी आवाज़ तो साफ आ जाएगी तुम लोगों को, बस बैकग्राउंड में जब मैं बोलूँगा तो बैकग्राउंड में कोई एक और भी आवाज़ आएगी तो उस पर ध्यान ना लगाना। ये होता है कि तुम ज़बरदस्ती वहाँ ध्यान लगाओगे तो उसको हटाना और मेरी बात पे पूरा फोकस रखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि टॉपिक्स तो हम लोग करते रहेंगे अपने चैप्टर के, लेकिन इसके साथ साथ डाउट्स भी करेंगे। डाउट्स करते रहेंगे, जो भी तुम डाउट्स पूछोगे वो मुझे बताने हैं। तो मुझे कुछ डाउट्स आए हैं कल के लेक्चर के बाद, तो मैं उन सारे डाउट्स को एक एक करके करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउट 1.36 की, ठीक है। आओ शुरू करते हैं इसको। पहले खुद से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं पढ़ता हूँ। ठीक है भाई, देखो सवाल में क्या कह रहा है। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए का कितना ग्राम दिया गया है? 100 ग्राम। मतलब यहां पर क्योंकि नाम दिया हुआ है बाकायदा ए, और ए का नाम दिया हुआ है बी, तो यहां पर ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट मान के मत चलना। हालांकि मान लो कि तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू ए जब मैं लिख रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है गिवन मास ऑफ ए कितना दिया गया है भाई, वो 100 ग्राम। क्लियर। मोलर मास कितना दिया गया है लिक्विड ए का? देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, कितना दे रखा है, इसको हम एम ए बोलते हैं मोलर मास को। 140 ग्राम पर मोल, ठीक है। was dissolved in was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। मतलब यहां पर गिवन मास ऑफ बी कितना दिया गया है? 1000 ग्राम। तो देख रहे हो, वैसे तो मैं कहता हूं हमेशा आपका सोल्यूट बी होगा और सॉल्वेंट ए होगा, लेकिन इस सवाल में नाम ही ए और बी करके दे दिया, और इस सवाल में आप देख सकते हो बी हमारा सॉल्वेंट बन गया है। तो जैसा कि हमने सीखा, फिर से एक बार पूरी बात को रिवाइज कर दे रहा हूं कि 100 ग्राम लिक्विड ए लिया गया है जिसको डिजोल्व किया गया है 1000 ग्राम लिक्विड बी में, ठीक है। इतनी बातें हुई। अच्छा, इसका मोलर मास भी दिया गया है, तो मोलर मास ऑफ बी लिक्विड भी लिख लो। कितना दिया गया भाई? 180 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी was found to be 500 was found to be 500 टॉर। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, वो भी प्योर फॉर्म में, 500 टॉर का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। टॉर मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को टॉर कहते हैं। ठीक है भाई। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। यानी पहली बात तो मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए निकालना है, वो भी प्योर स्टेट में, मतलब प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो ए का प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी ए। क्या कहेंगे भाई? पी ए। मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए इन सोल्यूशन। नॉट नहीं लगाया, नॉट प्योर सॉल्वेंट के लिए होता है, और अगर नॉट ना लगाओ तो वो किसके लिए होता है भैया? सॉल्यूशन के लिए हो जाता है। तो इसको नॉट हटा देते हैं, यानी मुझे लिक्विड ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो भी चाहिए, और वो सोल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी चाहिए। दोनों चीजें मुझे पता करनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। और क्या दिया गया है? इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 475 टॉर। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया गया है? 475 टॉर। अच्छे से समय निकाल के चीजें किया करो, थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा ताकि अच्छे समझ में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो देखिए, इसका गिवन मास इसका मोलर मास दे रखा है, इसका गिवन मास इसका मोलर मास दे रखा है। दोनों लिक्विड हैं, दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड। मतलब ए भी आपका लिक्विड है और बी भी आपका क्या है? लिक्विड है। तो जब दोनों चीजें लिक्विड हैं तो ये राउल्ट्स लॉ से जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है? पी ए नॉट एक्स ए। अरे पहले सिंपली लिख रहा हूँ, टोटल वेपर प्रेशर बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। फिर इसी को जब एक्सपैंड करेंगे तो पी ए की जगह आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से वेरिएबल गिवन है अगर इस इक्वेशन, ये देखिए, ये क्या आया, मैं ये जैसे मैंने कहाँ से लिखा है, ये सब मैंने लिखा है राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मुझे पता है। सबसे पहले क्या मुझे टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पता है? बिल्कुल पता है, 475।
क्या मुझे पी ए नॉट पता है? नहीं, पी ए नॉट नहीं पता है, इसको हमें निकालना है, तो एक वेरिएबल हमारा मिसिंग हो गया है। क्या हमें एक्स ए पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? नहीं पता है, पर जो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे ही क्या हमें पी बी नॉट पता है? बिल्कुल पता है। अब देखिए पी बी नॉट भी हमें पता है। और इसके बाद क्या कहानी है, एक्स बी। अगर हमें एक बार एक्स ए मिल जाएगा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम नहीं निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे। आइए निकालने का काम करते हैं, फिर इस इक्वेशन पे जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के यहीं पे सेव कर दो, ठीक है, और छोड़ दो। चलिए, तो चलिए पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए। गिवन मास ऑफ ए कितना है, 100, और मोलर मास कितना है, 140। तो ये आ जाएगा भाई 7 जा और ये 5 जा, 5/7, 5/7, छोड़ दो इसको इतने पे। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम दिया गया है बी लिक्विड का जो मास है, ठीक है। और मोलर मास कितना दिया गया है, 180। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये आएगा 5.56। क्योंकि हमने 1000 को 18 से कई बार डिवाइड कर रखा है, इसलिए 100 का डिवाइड कितना आएगा 18 से, उसका हम एक आइडिया लगा पाए, ठीक है। अच्छा, इसको भी फ्रैक्शन में इसको भी वैल्यू में कर लो, तो देखो 7×7 होता है, 7×7 होता है, ठीक है। और 7×7 होता है, और जो एक बचा तो वो 10 बन के 7 × 7 ऐसे करके हो जाएगा। तो थोड़ा इधर लिख दूँ, छिपरा होगा ये 5.56, ठीक है। तो ये दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ए का। चलिए एक्स थोड़ा ढंग से बनाते हैं हम, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फटाफट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आया भाई, 0.71। नीचे कितना हो जाएगा, 0.71 प्लस 5.56। आइए ऐड करते हैं। तो 0.71 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, नीचे ऐड करिए। चलिए भैया, 6 और 1 7, 7×5 12, और ये इधर आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से एक रफली आइडिया हमें लग गया। कितना आ गया, 71/627। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, ऊपर वाले को 70 लिख लो, नीचे वाले को 630 लिख लो। अप्रोक्सीमेशन में ये होता है कि जिसके आसपास की जो वैल्यू हो उसको उस तरीके से लिख दो, ठीक है। धीरे धीरे खुद समझ जाओगे अप्रोक्सीमेट करते करते। तो ये 0 से तो कट गया, और 7×9 = 63 आ जाएगा, 1/9 आ गया ये, 1/9। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, 1/9। अच्छा, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या करें, मैनुअली निकाले क्या, पागल थोड़ा ना बैठे हैं, एक से घटा लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन। तो 1 - 1/9, तो 9×1 = 9, -1 8। याद रखना, अगर गिनती तुम हिंदी में बोलते हो, अगर तुम बचपन से इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो बात अलग की है, लेकिन अगर कभी तुमने किसी भी इंस्टेंट पे हिंदी में गिनती पढ़ी हो तो हिंदी में गुणा भाग जोड़ घटाव करना बहुत आसान होता है। चलो भैया, अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। फटाफट वैल्यू यूज करते हैं। टोटल कितना दे रखा था, 475। पी ए नॉट चाहिए, दिया नहीं है। मोल फ्रैक्शन कितना आया भाई इसका, मोल फ्रैक्शन आया है फर्स्ट वाले का 1/9। पी बी नॉट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 500 टॉर, ये हो जाएगा 500। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया है, 8/9। तो जो चाहिए उसको इधर रोक लो, और जो दूसरी वैल्यू है यानी कि ये, उसको लेफ्ट साइड ले जाओ। बहुत आवाज़ आ रही है यार, बस तुम लोग को ना आ रही हो तो ठीक है, सारा डिस्टरबेंस यहीं तक रुक जाए तो अच्छी बात है। तो 500 × 8 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। आइए करते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लो। 9 बचे 45, 9 सते 63, 63 और 4 67, 9 चौक 36, 36 और 6 42। 8 × 500, तो 8×5 = 40, यानी ये कितना आ गया, 4000। पी ए नॉट अपॉन 9, इधर भी देखो एलसीएम में 9 रहेगा, 9 से 9 कट गया। तो पी ए नॉट कितना बचा मेरे भाई, 4275 से 4000 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 275 टॉर। ये आ गया पी ए नॉट। चलिए बहुत सही, तो पी ए नॉट तो आ गया भाई। अब बचा कौन,
अब बचा पीए, तो पीए कैसे निकलेगा, पीए नॉट इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ये तो तरीका होता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इन दिस सॉल्यूशन, कैसे निकलेगा, उसका उसका वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड पी ए नॉट इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये आ गया 275 इंटू 1/9, रफली डिवाइड कर दो तो 9 तरीक 27 जाएगा, फिर 5 है तो एक जीरो लगा के डिवाइड करो 50 बना के, क्योंकि सीधे नहीं करते ना वो एक डिजिट, तो 5 हो जाएगा 50, तो 9 बचे 45, फिर 5 50 ऐसे करके रहेगा, तो पी ए आ गया इतना टॉर। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इसमें ऑडियो सही आ रही है, तभी नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे उसको। देखो यार, आवाज़ डिस्टॉर्ट तो हो रही है, पर दो दो माइक लगा लिया है, पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, लेकिन अच्छी बात है कि नॉइज़ आ नहीं रहा है तुम्हारे तक, ठीक है, पैसे बर्बाद नहीं हुए, ठीक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर, मतलब डाउट नंबर 1.30 देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का 30th क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अच्छा याद रखना, यही 1.30 जो पुरानी किताबें होंगी उनमें 2.30 दिया होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर था और अभी सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है। चलो इन सब बातों को हटाते हैं और सवाल देखते हैं। पॉज करो वीडियो, सवाल देख लो पहले, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml of 0.15 m solution in methanol। जहां तक मैं समझ पाया हूं तो मुझसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब अगर बेंजोइक एसिड को मैं सोल्यूट कह दूं तो मुझे इसका अमाउंट पूछ रहा है, एक ऐसे सोल्यूशन के लिए जिसका मोलैरिटी दे रखा है। कैसे पता मोलैरिटी, क्योंकि कैपिटल एम दे रखा है तो मोलैरिटी ही है वो। मोलैरिटी कितना है, 0.15 m, इतनी मोलैरिटी है। और इन मेथेनॉल, यानी यहां पर सॉल्वेंट कौन है भाई, सॉल्वेंट का काम कर रहा है मेथेनॉल, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 250 ml। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल लग रहा है मुझे। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक ऐसा फॉर्मूला जो गिवन मास के टर्म में हो, क्या बताया था, WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। यूज करो फटाफट। गिवन मास नहीं मालूम, मोलैरिटी मालूम है 0.15, और मोलर मास कितना दे रखा है भाई, बात हो रही है बेंजोइक एसिड की, तो कितने कार्बन, 6 यहाँ और एक यहाँ 7, तो 12 इंटू 7, 5 हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, कितने हो जाएंगे भाई, 6, 6 हाइड्रोजन इंटू एक, और ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 इंटू 16, 12 सते 84, 6 एक कम 6, 16 दूना 32, तो 84 और 6 90, 90 और 32 कितना हो गया, 122, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया मोलर मास, एम बी कितना आ गया, 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो यूज करते हैं, तो 122, नीचे क्या 1000, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250, ठीक है। एक मिनट, यस ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से चाहो तो जबरदस्ती काट सकते हो, लेकिन जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता है नहीं। 0.15 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 4, या नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। या फाइनली बॉस की एंट्री हो चुकी है। वो क्वेश्चन जो लगभग लगभग जितने भी स्टूडेंट ने डाउट्स पूछा था सबने इसको तो किया ही था, तो क्या लगता है समझ पाओगे? समझ जाओगे। तो सवाल बाद में, कहानी पहले। नेलॉर्फिन सिमिलर टू मॉर्फिन, नेलॉर्फिन जो कि एक ड्रग है, ड्रग नहीं दवाई कहूंगा मैं अभी इसको, एक मेडिसिन है जो कि सिमिलर है मॉर्फिन के, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विथड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। जो भी लोग नशा करते हैं दबा के, जब वो अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं तो वो कुछ ड्रग लेते हैं
ठीक है ना। तो जब मतलब कुछ ऐसे दवाइयाँ लेते हैं जिनका काम हो जिससे कि वो उस चीज़ को छोड़ने में सफल हो पाए, जो भी वो नशा कर रहे थे। तो जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं ना किसी भी प्रकार के नशे को, तो उनके अंदर उनके बॉडी में कुछ दिक्कत होती है बेटा। ये सबके साथ है, दारू पीने वाला दारू छोड़ेगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ेगा, कोई भी नशा कोई करेगा, अगर वो छोड़ेगा ना तो उससे कुछ दिक्कतें आएंगी, जिसको बोलेंगे विथड्रॉवल सिम्टम्स। नाम भी देखो, विड्रॉल, विड्रॉल मतलब छोड़ो, विड्रॉल सिम्टम्स, पेट दर्द होना, कोई भी दिक्कत आना। तो ऐसी दिक्कतों के लिए कुछ दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से कौन है ये? नेलॉर्फिन एक दवा है। ठीक है। डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 mg। मतलब नेलॉर्फिन को अगर हम एक सल्यूट मान लें, ठीक है, तो जो हमें इसका डोज देना चाहिए पेशेंट को, ठीक है ना, विड्रॉल सिम्टम से कॉम्बैट करने के लिए, वो होना चाहिए 1.5 mg। ग्राम में बोले तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम असर नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है भैया। अच्छा लगे यार, मोलर मास भी निकाल ही लेते हैं। तो भैया इसमें देखो, कार्बन 19 दिया गया है, हाइड्रोजन 22 दिया गया है, नाइट्रोजन 311 आएगा ये पूरा, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैंने बताया। तुम चाहो तो मैं कैलकुलेट करूँ बैठ के, करना हो तो कर लो भैया। 19 है, 19 गुना 12, हाइड्रोजन 21 है तो ये तो सीधे सीधे 21 हो जाएगा। नाइट्रोजन 1 है तो 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 48 हो जाएगा। सब जोड़ दो उठा के, चलो पहले इसको मल्टीप्लाई तो कर लो। 12 9 108, 12 एकम 12, 12 10 22, इधर कितना 21, ये कितना 14, और ये 48, जोड़ो सब। 8 4 12 1 13, 13 8 21, फिर कितना है 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, और जो 2 कैरी वाला था, फिर एक आ गया हासिल, तो 2 1 3, कैरी को हिंदी में हासिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना ग्राम पर मोल है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? हाँ ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ, इतना स्मॉल है, यानी ये तो मोलालिटी दे रखा है, ये तो सिंपली मोलालिटी दे रखा है, एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। मतलब एग्जैक्टली नेलॉर्फिन तो हमें इतना चाहिए, लेकिन जो पूरा हम सोल्यूशन, अगर इतना मोलालिटी वाला एक सोल्यूशन ले रहे हैं तो उस सोल्यूशन का कितना मास चाहिए वो पता लगाओ। तो पहले हम देख लेते हैं, मोलालिटी जो दे रखी है उसको पहले लिख लो। मोलालिटी कितनी दे रखी है भाई? 1.5 इंटू 10⁻³ अब मोलालिटी के फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट ना। मोलालिटी के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सल्यूट तो हमें पहले से ही पता है। उन दोनों को जोड़कर हम पूरा मास ऑफ सोल्यूशन निकाल देंगे। और यहां पर कहा भी क्या गया था? कैलकुलेट द मास ऑफ फलाना टाइप का सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। हो गया काम। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो मोलालिटी कितना दिया गया है? मोलालिटी होता क्या है? WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। ठीक है, तो मोलालिटी कितनी दे रखी है भाई? 1.5 इंटू 10⁻³ WB कितना दे रखा है? ये कितना दे रखा है भाई? या कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे ज़्यादा ऊपर चला गया। हाँ, 1.5 इंटू 10⁻³ MB कितना अभी भी निकाला? 311। 1000 कितना दे रखा है? 1000 तो 1000 होगा, और WA अपने को निकालना है। पोजीशन चेंज कर लो अगले स्टेप में, WA इधर ले आओ। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 को लिख सकते हो 10⁻+3, 311 इंटू ये वाली चीज़ आ गई नीचे, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलालिटी और मास दोनों सेम ही था क्या? हाँ यार सेम ही था। तो ये कट गया, ये और ये कट गया। अब 10⁻³ मतलब 1000, 1000 को डिवाइड करेंगे 311 से। इज एवरीथिंग ऑल राइट, या फिर मैंने कोई गलती करी है? मोलालिटी जितना दे रखा था, ठीक है, सवाल में मोलालिटी इतना दे रखा था, मोलालिटी मैंने वही यूज़ किया है। मास दे रखा था इतना मिलीग्राम, तो मैंने उसको मिलीग्राम में कर दिया है, 1.5 इंटू 10⁻³ अब ये मोलालिटी नीचे आ गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इधर आ गया। ठीक है, सही चल रहा है सब। अब 3 की अगर हम बात करें तो अगर 300 होता तो ये इसको एग्जैक्टली 3.33 बार में काटता, लेकिन क्योंकि नीचे 311 है तो 3.33 बार में ना काट के 3.22 बार में काट देगा। ऐसे करके, इसी को तो अप्रोक्सीमेशन कहते हैं यार। एग्जैक्टली कैलकुलेशन करो तुम कर ही नहीं पाओगे।
कैलकुलेटर का सहारा कब तक लोगे? अब मैं देखो धीरे धीरे अपने कैलकुलेशन स्किल को धीरे धीरे तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो ये हो गया इतना ग्राम। एग्जैक्टली आंसर क्या हो किताब से देख लेना, इससे थोड़ा ज़्यादा दूर निकल गया ना तो बता देना मुझे, नहीं जाएगा वो। तो ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी में हम क्या जोड़ देंगे भाई, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। वैसे यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इससे आगे मास ऑफ सोल्यूट तुम्हारा ना के बराबर है, पर फिर भी हम कर दे रहे हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का मास 3.22 ग्राम और इससे कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये 3.22 तो 3.22 रह जाएगा ग्राम। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 0.0015 ग्राम। जोड़ दीजिए तो 3.2215 ग्राम। ये 10⁻³ को मैंने एडजस्ट कर दिया डेसिमल शिफ्ट करा के। तो आई होप कि कुछ छिप ना रहा हो, ये थोड़ा लेटर छिप रहा होगा, ठीक है कोई नहीं, देखेंगे। दिस मच मास ऑफ aqueous solution is required to prepare dose of, ठीक है फलाना, हो गया। चलो भाई ये सब हो गया सारा चीज़ें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सब ठीक है, हाँ ठीक है चलो। तो भाई इस तरीके से आपका तीसरा डाउट भी हो गया। अब एक लड़की फाजला ने पूछा था मुझसे एक सवाल कि सर एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, मैं पूरी लैंग्वेज तो नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसमें था क्या कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होता है इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो कम हो जाती है, ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम क्यों हो जाती है? तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी यार, मुझे तो लग रहा है कि मैंने सही सारे डाउट बता दिए। यहाँ पर मैंने बना लिया बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें मैंने बना लिया कुछ गैसियस, एक मिनट, गैसियस सॉल्यूट। अब मान लो इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा मतलब बाहर की तरफ जो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो गैस कहाँ जा रही होगी इस समय? गैस सारी कहाँ निकल रही होगी इस टाइम? बाहर निकल रही होगी। गैसेस मॉलिक्यूल सब कहाँ जा रहे होंगे? अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होंगे। और जब ये बाहर की तरफ जा रहे होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में मौजूद थे अब उनकी संख्या कम होगी कि नहीं कम होगी? तो कम होगी। तो सिंपल सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल बाहर भागेगा, हो गया काम खत्म। यही तो मैंने समझाया था तुम्हें कि गर्मी के सीजन में एक्वाटिक एनिमल्स क्यों परेशान रहते हैं, यही तो रीजन है यार। ऑक्सीजन गैस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे ठंडियों में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन जब गर्मी का सीजन आता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है पानी में, इसी वजह से सारे एनिमल पर एक्वाटिक एनिमल परेशान रहते हैं उसके अंदर। ठीक है ना बेटा? चलो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया। आइए कुछ ग्राफ वगैरह देख लेते हैं, यूनिट्स देख लेते हैं पहले। यूनिट्स ऑफ, सब करके जाएगा अपन आज, यूनिट ऑफ के बी एंड के एफ। तो एक किसी की निकाल देते हैं। तो देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टी बी कुछ भी हो जाए भाई, चेंज इन कितना एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट में वो होगा तो केल्विन में ही ना। अब के बी को के बी लिखा रहने दिया। मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ से के जी चला गया मल्टीप्लाई में, के जी इंटू कैलविन, और मोल कहाँ चला आया? नीचे। तो के बी की फाइनली जो यूनिट तैयार हुई वो क्या तैयार हुई? यूनिट ऑफ के बी। यूनिट ऑफ के बी क्या तैयार हुई? ध्यान से देखना, किलोग्राम कैलविन पर मोल। तो पर मोल में है इसलिए इसके ऊपर -1 लगा दिया। पर में जो भी चीजें डिवाइड होती है उनको उनको -1 करके लिख देते हैं, ठीक है। डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ के बी। तो किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, टेम्परेचर के लिए कैल्विन है तो कैल्विन ही लिखते हैं उसका। टेम्परेचर के लिए कैल्विन ही लिखते हैं क्योंकि टी लिख नहीं सकते हैं, और मोल को मोल ही लिखते हैं।
ये हो गई आपकी डायमेंशन, ठीक है, ये हो गई डायमेंशन ऑफ के बी। ऐसे यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगी? तो सिंपल सीधी बात है, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। पूरा सिनेरियो सेम है, ये कैल्विन हो गया, और मोलैलिटी किसमें हो जाएगी? मोल पर केजी में। तो सब कुछ क्योंकि सेम है, इसलिए यूनिट ऑफ के एफ भी क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली सेम। क्या? किलोग्राम केल्विन पर मोल, ठीक है, याद रखें। और डायमेंशन ऑफ के एफ क्या हो जाएगा? बस मेरे भाई बहुत क्लोज हो तुम सब कुछ खत्म करने के। कैपिटल एम केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या बचा भाई? और क्या बचा? और क्या बचा? ग्राफ्स। ग्राफ्स बचे। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इसके लिए सोल्यूशन के लिए, वो भी कौन सा सोल्यूशन? सोल्यूशन के लिए बनाना है और सॉल्वेंट के लिए बनाना है, वो भी किस टॉपिक में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ना। मतलब सिंपल सीधी बात बोले तो सोल्यूशन कैसा है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आइए समझाते हैं आपको ये पूरा। बना लिया फिर से अपना क्या? कंटेनर, और इसमें बना लिया प्यारा सा लिक्विड। इस बार जो हमारा सोल्यूट हम बनाएंगे वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है, दैट मीन्स क्या हुआ भैया? कि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जगह को ऑक्यूपाई किया रहेगा टॉप पे, ठीक है। चलो पहले एक्सिस एक्सिस बनाया जाए भाई, तब आगे कुछ काम किया जाए। ये किया, ये किया, इधर बना लिया वेपर प्रेशर और इधर बना लिया टेम्परेचर। तो देखो, कभी भी कोई भी ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ में वेरिएशन के यहाँ पे कि हाँ इसके साथ ये बढ़ रहा है, इसके साथ ये बढ़ रहा है, वो तो देखो बच्चों के लिए होता है वो सब। बड़े लोग के लिए नहीं होता है। बड़े होने में क्या होता है, तुमको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। लेट सपोज हमने कोई टेम्परेचर ले लिया 70 डिग्री सेल्सियस, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 70 डिग्री सेल्सियस कह लिया, तो कैल्विन में छोड़ो भी, तुम खाली समझो। अब 70 डिग्री सेल्सियस पे मान लिया पानी है, उसका कुछ अपना वेपर प्रेशर है, ये है मान लिया, ये लाइन बता रही है 70 डिग्री सेल्सियस को। तो यहां पर पानी का कुछ वेपर प्रेशर होगा, इतना वेपर प्रेशर होगा मान लिया। अगर 70 से कम कर दें, 60 कर दें, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम पानी का बढ़ाते जाते हैं उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा मान लो हम थोड़ा और कम कर दें, पानी का टेम्परेचर 50 कर दें, तो उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। भाई जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा, लिक्विड उतना कम गैस बनना चाहिए ना। तो मुझे इस तरीके से करते करते एक वेरिएशन मिल गया, ये ऐसे करके एक वेरिएशन मिल गया, देख रहे हो। और ये किसके लिए मिला? ये हमें मिला अभी जो हमने बनाया, ये बनाया, एक मिनट, ये मैंने बनाया प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब लेट सपोज अगली कहानी जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं सोल्यूशन के लिए। तो सोल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में क्या कहानी होगी ध्यान से देखना। क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वही जो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जैना तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, कि तुम्हारे घर होगा तो ध्यान सुनो। तो जो वही 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी जितना वेपर प्रेशर बना रहा था, मान लिया वो वेपर प्रेशर बना रहा था मान लिया 0.7 बार, कितना बना रहा था? 0.7 बार। तो क्योंकि सोल्यूशन में तो उसके टॉप सरफेस को ऑक्यूपाई किया गया है, तो वो बेचारा उतने ही टेम्परेचर पे यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे 0.7 बार भी नहीं बना पाएगा, उससे भी कम वेपर प्रेशर बनाएगा। तो उसी 70 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कुछ कम बनेगा, मतलब इतना बनेगा। और जब 60 करेंगे तो पानी तो इतना इतना वेपर प्रेशर बना रहा था प्योर सॉल्वेंट, लेकिन ये थोड़ा कम ही बनाएगा बेचारा, ये हमेशा उससे थोड़ा कम बनाएगा, क्योंकि इसके टॉप सरफेस को सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना यार। तो इसका कैसे बन जाएगा ग्राफ? ये देखो, ये हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया भाई? ये हो गया, ये हो गया हमारा सोल्यूशन का ग्राफ। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, ये हो गया हमारा सोल्यूशन का ग्राफ। सोल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। और जिस टेम्परेचर पे इन दोनों का वेपर प्रेशर 1 atm टच करता होगा, जो भी टेम्परेचर होगा, मान लिया यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इनको इरेज कर दूं, इनको पहले लिख लेना ये चीज़, फिर हम आगे बताते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे इनका वेपर, मान लिया ये जो इधर एक्सिस बनी है, अरे यार
इधर जो एक्सेस बनी हुई है, एक मिनट, हाँ, इधर जो एक्सेस बनी हुई है इसमें कहीं मान लिया 1 एटीएम तो होगा ही, तो जिस टेम्परेचर पर ये 1 एटीएम को अचीव टच करते होंगे, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे बना लिया। थोड़ा पहले ग्राफ को अपने आगे बढ़ाएं। इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं। हाँ, तो ये वेपर प्रेशर कितना बोला मैंने, थोड़ा ध्यान से देखते रहना बेटा, परेशान ना होना, फर्जी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। मान लिया वेपर प्रेशर जब 1 एटीएम होना है, तो इसका 1 एटीएम देखो इस टेम्परेचर पे हुआ, इस टेम्परेचर पे हुआ है कि नहीं, देखो इसी टेम्परेचर, ये जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे हुआ, इस टेम्परेचर पे हुआ, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं टीबी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, जितने पे कोई लिक्विड अपना वेपर, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अपना वेपर प्रेशर 1 एटीएम कर ले जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यही 1 एटीएम, ध्यान से देखो तो जो मेरा दूसरा वाला सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन, वो ये सेम वेपर प्रेशर 1 एटीएम का वेपर प्रेशर अचीव कर पा रहा है थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे, जिसको हम कहते हैं टीबी। तो देखो ये टीबी नॉट था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, और इसी का पीछे का हिस्सा बना दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। चलो उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आई होप ये ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से है, नहीं समझेगा 2-3 बार देखना, नहीं मारूंगा बहुत। चलो ठीक है, जाओ बाय।